हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म कर लिया था। वहां पे उनके हार्मोन्स की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता कैसे है, किसका क्या फंक्शन होता है बेटा, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। यानी वहां पे हम पूरी तरीके से फिनिश कर चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज जो कि है हमारा पार्ट सेकेंड, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में स्टार्ट किया था एक फ्लो चार्ट के पास कि कौन सा एसेसरी ऑर्गन है, कौन से एसेंशियल ऑर्गन्स हैं बेटा, वहां पे भी हमने ये किया था और यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे। हाँ, माना थोड़े लेक्चर्स लेंदी हो सकते हैं, बट अगर ये लेंदी लेक्चर्स एक बार आपने देख लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आई बेट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने बोर्ड्स में। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट एक एक समझ के जा रहे हैं। बोर्ड्स है या फिर किसी तरह का आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां ही पूछी जाती हैं बेटा। ऐसा नहीं कि हमें कभी कभार वो वर्ड हाईलाइटेड होते हैं तो हम सोचते यही आएंगे, नहीं। बुक है और बुक में जो भी कंसेप्ट दिया है बेटा, अगर एक एक वर्ड भी लिखा है ना, तो वो एक एक वर्ड आपके काम का है। बुक में फालतू चीजें कुछ नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो हमें एक एक कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना है। जैसा कि आईसीएसई बोर्ड वाले अभी बायो की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी भी बहुत दूर है, ठीक है, बट बहुत दूर के चक्कर में हम नहीं बैठ सकते। हमें आज से प्रिपरेशन करनी है और हर किसी चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सेट आपके हाथ में आ जाए और उस सेट में कैसा क्वेश्चन हो। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा ये कंफ्यूजन फील करे कि यार ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो मुझे आता ही नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी उसके सामने कोई भी क्वेश्चन पेपर आए, वो उसको खोले तो वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में हो कि यार ये तो मैंने पढ़ा है और इसको तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। तो किसी भी तरह का कंफ्यूजन हमें यहाँ नहीं छोड़ना है। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग। अब हम इसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा रहेगा? पहला एज यूजुअल एसेंशियल ऑर्गन, और यहां पे कौन सा रहेगा बेटा? एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एसेंशियल जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो मेन है, ठीक है। एसेसरी क्या है? अ सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, कि सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, ठीक है, किसी तरह के सेक्रीशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सपोर्टिव है, ठीक है। और ये जो है ये कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे कौन आएगा। एसेंशियल ऑर्गन्स की बात करें तो बेटा क्या होगा? अ पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी का यहाँ पे पेयर होगा, और हमें पता है यहीं से तो गैमीट बन रहा है, यानी एग, ओवम जिसको आप बोलते हो, वो यही तो बनाने वाली है। तो यहाँ पे एसेंशियल ऑर्गन कौन हो गया? अ पेयर ऑफ ओवरी। और यहाँ पे अगर हम बात करें एसेसरी में, तो बेटा एसेसरी में अब हमारे पास बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट से मैं शुरू करूंगी। कौन सा रहेगा? पहला है, इसको आप बेटा ओविडक्ट भी बोल सकते हो। डक्ट का मतलब समझते हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ओविडक्ट, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। क्या बोलोगे? फैलोपियन ट्यूब। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, जहां पे हम कहते हैं ना कि फीमेल बेबी को कैरी करती है, तो एक्चुअली बेटा वो कहाँ कैरी कर रही है उसको? यूट्रस में। कहाँ पे कैरी कर रही है? यूट्रस में। अब यूट्रस से जब हम आगे आते हैं तो बेटा कौन सा वाला पार्ट आता है? तब आएगा आपका वेजाइना, ठीक है, ये आ गया आपका वेजाइना। और उसके बाद यहां पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कर लो, ठीक है। यहां पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। और इसी को आप क्या बोल सकते हो? वल्वा, ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हो? वल्वा। और नेक्स्ट पे आ जाओगे ग्लैंड्स। ये मैंने बता दिया है कि कुछ ना कुछ सेक्रीट कर रहे होंगे, और सेक्रीट करने वाले कौन होते हैं बेटा? ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या बात की? हमने एक किया फ्लो चार्ट ड्रॉ,
उसको हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? अगर एसेंशियल है यानी कुछ ना कुछ मेल है जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या है? अ पेयर ऑफ ओवरी। और अ पेयर ऑफ ओवरी बना क्या रहा है बेटा? फीमेल गैमीट बना रहा है, जिसको आपने ओवम या फिर एग बोला है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी एक एक करके हम सारे ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस उसके फंक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं एसेसरी वाले पार्ट पे। एसेसरी में सबसे पहले क्या आता है बेटा? एक ओविडक्ट नाम की चीज होती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पेयर में ही अकर होती है। ठीक है, और जैसे डक्ट समझते हो ना, वेसल जैसा, कोई पाइप जैसा स्ट्रक्चर, वैसा ही है। ठीक है, ओविडक्ट को आप और क्या बुला सकते हो? फैलोपियन ट्यूब बुला सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है यूट्रस, और यूट्रस से अगर आप बाहर आएंगे वेजाइना। अभी सबका एक एक फंक्शन में बता दूंगी बेटा, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे सबको। और लास्ट इधर क्या देख रहे हैं हम? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और सबसे आखिर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लैंड्स के बारे में। भाई कुछ तो सेक्रेशन होती होगी, कुछ तो ऐसा होता होगा कि कॉपुलेशन के टाइम पे कुछ लिक्विड रिलीज होता होगा, जिसकी वजह से क्या है, वहां पे लुब्रिकेटिंग मीडियम बना रहे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस फ्लो चार्ट के बाद अब हम बात करते हैं एक एक ऑर्गन के बारे में। बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में लिखने से पहले हम एक एक करके क्या करेंगे, हम पहले विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, यानी कि हम डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम डायग्राम के साथ बेटा किसी चीज को देखते हैं ना, तो वो हमें इजी लगने लगती है, और उनको याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं? पहले हम ड्रॉ करने जा रहे हैं डायग्राम, वो भी किसका? एज यूजुअल हेडिंग हम मेंशन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम यहां से बनाना शुरू करेंगे अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बेटा याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सवाल जो आपके आते हैं वो यहीं से आते हैं, ताकि आपको स्ट्रक्चर इजीली याद हो जाए। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते भी जाना साथ में। तो बेटा ये बन गया है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब धीरे धीरे करके हम इसमें लेबलिंग शुरू करेंगे। देखो ये तो हमें पता है ओवरी है बेटा, ये एक्चुअल में क्या है? ओवरी। और हमें पता है कि पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में हमने बात की, यानी एक राइट साइड को होगी और एक लेफ्ट साइड को होगी। शेप कैसी होती है? बादाम जैसी दिखती है बेटा, ये ऑलमंड शेप होती है। ठीक है, अब इससे पकड़ने वाले कौन है? यानी कुछ तो है भाई, कुछ तो अटैचमेंट है जो ओवरी और यूट्रस के बीच में उसको कनेक्शन बनाए रखे है उसका। तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगी? ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है ना, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? ओवेरियन लिगामेंट। क्या होगा बेटा ये? ओवेरियन लिगामेंट। बेटा बार बार मैं बोल रही हूँ यूट्रस यूट्रस, तो पहले यूट्रस को ही लेबल कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये? बेटा मेरा है
यूट्रस। ठीक है, अब देखो बेबी जहां पे बेटा एम्बेड होता है ना, कि यानी बेबी जहां बोल सकते हैं धंसता है आके, ठीक है, वॉल से चिपक जाता है, ठीक है, वो यूट्रस की वॉल से ही चिपकता है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, यही प्रेगनेंसी है। यानी कि क्या है, बेबी जो अपनी फुल ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है, यानी न्यूट्रिशन लेना बेबी का अपना वेस्ट रिलीज करना, जो भी है वो पूरी फुल डेवलपमेंट कहाँ पे शो करेगा बेटा, यहीं पे। यानी एक छोटे से हम बोल सकते हैं छोटे से सेल से, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से वो एक बड़ा सा बेबी फीटस बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी को ये कहाँ पे होता है, यूट्रस में। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट मैंने इसको क्यों नाम दिया है, क्योंकि ओवरी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ओवरी तक ही हवा में ना रहे, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये लिगामेंट लगा हुआ है और वो यूट्रस तक कनेक्ट है। कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि ओवम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचाना है। ये सिर्फ कहते हैं ना कि आपने अगर किसी भी चीज को नीचे लटकाया हुआ है तो होल्डिंग, अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे। अब देखो इधर कोई ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है कि कोई हाथ है जो ओवरी को होल्ड करके रखे है। देखो वैसे तो इसको पूरा बोला जाता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, पर अब इसके भी बेटा कुछ पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला है बेटा, फिम्ब्रे। क्या बोला है, फिम्ब्रे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ने क्या किया हुआ है, उसको ओवरी को ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फिंगर हो गई। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको मैं क्या बुलाना शुरू करूंगी बेटा, उधर हौच पौच ना हो इसलिए मैं इधर दिखा देती हूँ। इसको मैं बुलाना शुरू कर दूंगी इनफंडिबुलम। ठीक है, क्या बुलाऊंगी, इनफंडिबुलम। जैसे मान लो ये मैंने ओवरी ऐसे पकड़ी हुई है, तो ये फिंगर्स क्या हो गई, फिम्ब्रे, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है बेटा, इसको मैंने क्या बुला दिया, इनफंडिबुलम। अगर मैं 2 मिनट के लिए ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन लो कि मैं इस हाथ को ऐसे घुमा के देख लूं, यानी ओवरी में हटा दूं, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ना एक बोल सकते हैं पैसेज होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी तरह की ओपनिंग होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं ऐसा बनाऊंगी ऊपर करके, इसी को मैं सीधा ऐसे करके बनाऊंगी ताकि जो मैं बता रही हूँ उसको तुम इजीली विजुअलाइज कर सको। ठीक है, अब ये देखो ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो ओपनिंग मैंने बताई है। यहाँ पे अगर तुम मतलब इमेजिन करो कि यहाँ से अगर तुम पीछे की तरफ से झांकोगे तो तुम्हें ये ओपनिंग इसके अंदर दिखेगी, तभी तो बेटा ये तो हमें पता है ना, ओवरी ओवम रिलीज करती है, तो वो यहीं से तो होता हुआ जाएगा। ठीक है, यानी ये वही ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को मैं क्या बुला दूंगी बेटा, इस ओपनिंग को मैं बुलाऊंगी ऑस्टियम। क्या बुला दूंगी, ऑस्टियम। अब देखो जितना भी ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है, अब इसके पीछे की बैक साइड की वॉल तुमको दिख रही है, इस बैक साइड की वॉल को मैं क्या बोलूंगी, यहीं पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ उसके वॉल के लिए, ये है बेटा मेसोवेरियम। ठीक है, इसकी बैक साइड की वॉल है। ठीक है, जहां पे तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मान लो। ठीक है, तो ये इसकी जो पीछे वाला बैक वॉल दिखेगा ना तुमको, पीछे से कुछ तो होगा सपोर्टिव, तो जब पीछे से देखोगे वॉल, जैसे मान लो ये बोर्ड लगा है, तो बोर्ड के पीछे ये वॉल तो है ना सपोर्टिव, ठीक है, वॉल पे ही तो बोर्ड लगा होगा, तो ठीक है, इसी को बोलते हैं मेसोवेरियम। ठीक है, अब आगे सुनो, यहां से जब हम बढ़ते हैं बेटा, तो ये वाला जो मोटा सा रीजन है, इस मोटे से रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। और एक नॉलेज की बात सुन लो, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नेम द मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब तुम कह दो हमें ये तो पता था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन होता है, पर कहाँ होता है ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मोटा सा रीजन होता है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, एम्प्यूला। ठीक है, बोलते हैं फूला हुआ सा रीजन, मोटा सा रीजन, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है एम्प्यूला, और यहीं पे यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, यहां से आके फिर वैसे ही पतली सी हो गई है, और यहाँ पे हमने इसका क्या नाम रख दिया है बेटा, ये है इस्थमस। इस्थमस बोल सकते हैं कि एक वो नैरो पार्ट होता है जो किसी दो बड़ी चीजों को कनेक्ट करता है। अब ये देखो, ये बड़ी चीज तो भैया ओवम लेके नहीं आएगी, अगर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो फायदा क्या है। तो यहाँ से फेलोपियन डक्ट को और यहाँ से यूट्रस को बेटा एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, इसी को मैंने क्या बोल दिया, इस्थमस। क्या बोला है, इस्थमस। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो ये हाथ जैसा तुमको विजिबल हो रहा है ना, इस पूरे हाथ को देखो, इधर लिख देती हूँ, इस पूरे हाथ जैसे स्ट्रक्चर को तुमने क्या बोल दिया है, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलोगे इसको, फेलोपियन ट्यूब बोलोगे। समझ आया, इस पूरे हाथ जैसे यहां से शुरू होगा और ये जो यहां तक है, ये है फेलोपियन ट्यूब। इसी को अगर और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटा, ओविडक्ट भी लिख देते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने दोनों साइड जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है वही मैंने किया है, तो याद रखना, अगर ओवरी राइट साइड है तो ओवरी लेफ्ट साइड भी होगी, एक फेलोपियन ट्यूब राइट साइड है, दूसरी लेफ्ट साइड होगी। हाँ, यूट्रस एक होता है, जो ये बीच वाला है ये एक ही होता है, इधर उधर पेयर में रहेगा। ठीक,
अब आगे सुनो, ये जो एरिया होता है बेटा, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलूंगी बेटा मैं, ये है फंडस। जो सी सेक्शन किया जाता है यानी सिजेरियन बेबी निकाले जाते हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है बेटा, इसी फंडस पे कट लगाया जाता है, ठीक है, और वहीं से बेबी को लिया जाता है यानी बेबी को कराया जाता है डिलीवर, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना, यूट्रस मैंने बता दिया, अब इधर ध्यान से सुनना, ये जो नैरो वाला रीजन दिख रहा है बेटा आपको, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैंने बुलाया सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। अब दोबारा इधर ध्यान से सुनो, अब देखो नीचे आके ये फिर से थोड़ा ब्रॉड हो गया ना, इसको मुझे क्या बुलाना चाहिए बेटा, ये है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना। अब देखो अगर सर्विक्स को, वेजाइना सिर्फ कॉपुलेशन है यानी स्पर्म सिर्फ वेजाइना तक जाएगा, ये मत सोचना सर्विक्स में बिल्कुल पहुंच जाना है, ठीक है। सर्विक्स जो कॉपुलेशन वाला एरिया होता है यानी जो मेल इजैक्यूलेट करेगा वो सिर्फ बेटा यहां तक कर सकता है वेजाइना से, बाकी तो स्पर्म की मोटिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेजाइना और सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, वो नैरो रीजन है। अब ये काम क्या आता है, देखो सर्विक्स प्लस अगर मैं वेजाइना कर दूं तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है, बनती है एक कैनाल बेटा, जिसको हमने क्या बोला है, बर्थ कैनाल, ठीक है। क्यों, बेबी को अगर नॉर्मली डिलीवर कराना हो तो पहले भाई सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही सर्विक्स थोड़ा सा ब्रॉड होगा तभी बेबी यहां से नीचे वेजाइना के थ्रू होता हुआ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सर्विक्स प्लस वेजाइना इज इक्वल्स टू बर्थ कैनाल, यानी ये है कि सर्विक्स को खाली बर्थ कैनाल नहीं बोल सकते, सर्विक्स प्लस वेजाइना, दिस इज योर नोन एज बर्थ कैनाल। यानी अगर आपको बेबी को डिलीवर कराना है तो पहले सर्विक्स उसको निकालना पड़ेगा, देन वेजाइना के थ्रू होते हुए वो बॉडी से बाहर आएगा। सो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में। चलो बेटा हम शुरू करते हैं अब अपने मेन ऑर्गन से, जो कि क्या है, ओवरी, ठीक है, यानी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से शुरू कर रहे हैं जो कि है ओवरी। अब देखो ओवरी को जरा पास से देख लो, चलो इमेजिन करो कि हम निकले हैं ओवरी की सैर करने, ठीक है। अब जब ओवरी के अंदर मैं गई यानी हम लोग जब गए तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा कि चलो भाई यहाँ पे जो दिखी मुझे वो है ब्लड वेसल, ठीक है, क्योंकि जो ओवरी के अंदर जाती हुई दिखेंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स। अब इधर ध्यान से देखो, मैं जब ओवरी की यहाँ बाउंड्री पे घूमना शुरू किया मैंने, तो मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे ना कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े हैं। इनको मैंने क्या बुलाना शुरू किया बेटा, इनको मैंने बुलाना शुरू किया कि भाई मैं इसका नामकरण करूंगी किसके साथ, इसको मैंने बोल दिया सबसे पहले दिखे तो मैंने बोल दिया प्राइमरी, और क्या बोल दिया, फॉलिकल, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ऐसे नहीं लगाते, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल ही रखते हैं, ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब सोच रहे होगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, क्यों इतना ओवरी को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि जिसके बारे में आप बात करोगे यानी ओवम, एग या फिर oocyte जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा, ये बन कैसे रहा है इसके लिए तो जरूरी है ना सीखना। अब इधर देखो ये है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कुछ और सेल्स देखी बेटा, ठीक है, और इनको मैंने क्या बोल दिया, इनको मैंने बुलाना शुरू किया सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बुलाना शुरू किया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पे आगे देखो मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे मुझे और एक बड़ा सा फॉलिकल दिख रहा है, ठीक है, और इसके पास तो भाई एक बड़ी सी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो सबसे पहले तो मैंने इस फॉलिकल का नाम रखना है, ठीक है। अगर ये सेकेंडरी था तो इस वाले फॉलिकल को मैं क्या बुलाना शुरू कर दूंगी बेटा, ये होगा मेरा टर्शरी फॉलिकल। क्या बुलाऊंगी मैं इसको, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अब देखो टर्शरी फॉलिकल में ये चीज देखो मैंने कितनी बड़ी बनाई है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोला था बेटा, इसके अंदर ही मैं इसका नाम लिख दे रही हूँ, ये क्या है, ये है बेटा एंट्रम। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को मैंने क्या बोला है, एंट्रम। जिसको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, एक काम करते हैं बहुत छोटा ना हो जाए, आपको ऐसा ना हो कि देखने में प्रॉब्लम हो, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ बड़ा करके, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को मैंने क्या बोल दिया, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। अब इधर आ जाओ जरा, अब मैंने क्या देखा कि भाई एक बड़ा फॉलिकल देखने को मिल गया बेटा मुझे। अब ये बड़े फॉलिकल का पहले नाम रख लेते हैं, इसको मैंने क्या बोला, अब टर्शरी तो मैंने यहाँ पे निपटा दिया, तो अब एक नए नाम के साथ आते हैं, यानी मैंने क्या बोलना है इसको, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बुलाना है इसको, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल से मैंने क्या देखा कि भाई कोई चीज है जो बाहर जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैंने बनाया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये है क्या जो मैं बना रही हूँ बेटा, इसको oocyte भी बोल सकते हो,
ठीक है, इसी को आप ओवम भी बोल सकते हो और इसी को आप एग भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे याद करने वाली क्या बात है, आपसे पूछा जाएगा कि ओव्यूलेशन क्या है। आप बोल देते हो कि कुछ लोग रट लेते हैं, बच्चे याद रख लेते हैं कि रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ठीक है, बट अब तो हम यहाँ पे ये साइकिल पढ़ रहे हैं ना, तो ये साइकिल में कौन से वाले फॉलिकल से ओवम निकला, कौन से वाले फॉलिकल से oocyte निकला, तो वो निकला है ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि भाई ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकला, मेरा ओवम, oocyte या एग, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, पता ये तीनों होने चाहिए आपको। ठीक है, और जब ये बाहर निकल रहा है बेटा, तो इस प्रोसीजर को मैं क्या बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ ओव्यूलेशन। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है तो आप क्या लिखोगे, द रिलीजिंग ऑफ ओवम, या जो भी आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, अब देखो ये तो चला गया, अब बाहर कुछ छिक्कल रह गया। ठीक है, ये वाला खाली छिक्कल वाला, ठीक है, ये सॉरी कुछ ज्यादा ऊपर ले गई मैं। अब देखो ये मान लो ये बचा, ठीक है, इसका मैंने, अब ये तो निकल गया oocyte, तो बचा क्या मेरे पास बेटा, इसको मैंने क्या बुलाना शुरू किया, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बुलाना शुरू किया, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका काम क्या है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम जब तक बॉडी में रहता है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन भारी मात्रा में रिलीज करता है, भर भर के प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। अगर नहीं पता है प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, तो अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एक्चुअल में काम क्या है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। अब देखो इसका डीजेनरेटेड पार्ट, ठीक है, कुछ ऐसा देखने में लगता है, ये डीजेनरेटेड पार्ट को आप क्या बोलोगे बेटा, कॉर्पस एल्बिकैंस। क्या बोलना शुरू करोगे, आप बोलना शुरू करोगे कॉर्पस एल्बिकैंस। समझ आया, दोबारा सुनो, मैं निकली और बीच में देखो ये ब्लड वेसल्स ऐसे मेड्यूला वाले रीजन, ठीक है, ये यहां तक ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमें वो समझोगे। मैं ओवरी की सैर करने निकली, क्यों करने निकली, क्योंकि भाई मुझे जो है वो एक श्योरिटी चाहिए थी कि ओवम या जो भी चीजें, बहुत क्यूरियस थी मैं उन चीजों को लेके कि बनता कैसे है। तो मैंने क्या किया कि जब मैं ओवरी के अंदर गई, मैंने कहा चलो भाई बीच वाले एरिया में ब्लड वेसल है, समझ गई, और भी चीजें होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, हमें पता है, ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ जब मैंने बाहरी वाले एरिया में घूमना शुरू किया, मैंने क्या देखा, कुछ सेल्स पड़ी थी आगे, उनका मैंने नाम रख दिया प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, इसका नाम क्या रखा, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर मैं आगे बढ़ी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में मैंने क्या देखा कि भाई oocyte तो पड़ा हुआ है, पर इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, वो क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसका नाम मैंने रख दिया एंट्रम। अब जब मैं आगे बढ़ी, टर्शरी तो मैंने यही निपटा लिया, अब मुझे किसी नए नाम के साथ आना था, तो मैंने क्या कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज होते हुए मैंने दिखाया, oocyte बोल लो, ओवम बोल लो, एग बोल लो, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, और इसी को मैंने क्या बोल दिया, ओव्यूलेशन। यानी कि क्या है, जब आपका ओवम या oocyte है ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ रहा होगा, उसी प्रोसीजर को मैंने बोल दिया ओव्यूलेशन। अब इधर ओवरी के बारे में ध्यान से सुनो। ओवरी क्या है बेटा, अगर मैं फंक्शंस लिखना शुरू करूं, तो ओवरी क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करेगी बेटा कुछ हार्मोन्स। पहला हार्मोन रहेगा कौन सा, एस्ट्रोजन। ठीक है, दूसरा कौन सा रहेगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा कौन सा रहेगा बेटा, रिलैक्सिन। ठीक है, ये हार्मोन निकालती है। ठीक है, अब देखो एक ओवरी इमेजिन करो, ओवरी की हाइट क्या रखोगे, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी वाइड है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ओवरी क्या क्या रिलीज कर रही है वो समझना है। बाकी मीजोवेरियम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, मीजोवेरियम हम पता कर चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने बातें तो कर ली ऑलमोस्ट सारी, पर एक चीज अभी भी हमारी रह रही है। वो क्या रह गया, रह गया कि भाई फॉलिकल क्या होता है। हमने बहुत देर से बोला फॉलिकल 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 है क्या। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना के बता रही हूँ। मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, भाई इमेजिन करो ये oocyte है। ठीक है, ये oocyte है। अब इसके अराउंड आके ना बेटा ऐसी कुछ सेल्स लग जाती है। ठीक है, ये देखो एक्चुअल में आपका फॉलिकल ऐसा ही दिखता है बेटा, ये बन गया, ये फॉलिकल है। ये जो सेल्स लगे हैं बेटा, इनको मैंने क्या बुलाया है, इनको मैंने बुलाया है ग्रानुलोसा सेल्स। ठीक है, क्या ये सेल्स भीड़ बढ़ाने के लिए लगे oocyte के अराउंड। एक्चुअल में ग्रानुलोसा सेल्स क्या है, ये ग्रानुलोसा सेल्स है बेटा, जो आपके oocyte को डेवलप करेंगे, उसको मैच्योर करने में हेल्प करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट उसको नरिश करेंगे। ठीक है, तो फॉलिकल को हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि हार्मोन कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ओवरी से निकलते हैं।
पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है फीमेल की बॉडी में। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये बॉडी को प्रिपेयर करता है, यानी यूट्रस को प्रिपेयर करता है कंसीविंग के लिए, यानी प्रेगनेंसी के लिए। और थर्ड वाला क्या है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कब काम आता है बेटा? डिलीवरी के टाइम पे काम आता है, यानी जब बेबी को डिलीवर करना हो। ये करता है क्या है बेटा? सर्विक्स की और यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं उनको लूज करने के काम में आता है, यानी उनको ढीला करता है ताकि जो चाइल्ड बर्थ है वो स्विफ्ट चाइल्ड बर्थ हो सके, यानी इजीली बेबी जो है वो डिलीवर हो सके। इसमें एक हार्मोन का और काम होता है बेटा, जो कि हमारा कहलाया जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बट ऑक्सीटोसिन के बारे में इन डेप्थ हम बात करेंगे जब हम एंडोक्राइन वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तब तक के लिए ये 3 हार्मोन्स के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। हाइट वगैरह की बात हमने ओवरी की करी ली है। अब हम जो बात करेंगे वो होगा हमारे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो अबाउट 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी है फैलोपियन ट्यूब। उसके पास बेटा कुछ आप बोल सकते हो एपिथेलियम यानी टिश्यू भी प्रेजेंट है। पहला टिश्यू कौन सा होगा बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सा होगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, एक तो ये टिश्यू मिलेगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम क्या है बेटा? ये क्या करेगा? न्यूट्रिशियस फ्लूइड निकालेगा। ठीक है, यानी ये न्यूट्रिशियस फ्लूइड निकालेगा, रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जब कंसीविंग होगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि बॉडी में और भी जगह पे आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है रिप्रोडक्टिव वाले एरिया में भी, तो ये वहां के लिए न्यूट्रिशियस फ्लूइड निकालेगा, यानी किसी ना किसी तरह की सेक्रेशन करेगा। नाम ही है ग्लैंडुलर, और जहां ग्लैंड आ जाता है वहां सेक्रेशन को तो आप उसके साथ एसोसिएट कर ही सकते हो। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड क्या है बेटा? सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? ऐसा लगता है कि कुछ बालों वाला स्ट्रक्चर है, सीलिया। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस किस काम में आते हैं बेटा? पेरिस्टाल्सिस में। अब ये पेरिस्टाल्सिस में होता क्या है बेटा? ये ऐसी ना वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है सीलिया की, यानी बाल जो है, यानी सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो ऐसे ऐसे ना कॉन्ट्रैक्शंस करती है। ठीक है, ये तो इसका ये मूवमेंट का क्या मतलब है? इसी मूवमेंट को आपने क्या बोला? पेरिस्टाल्सिस। ये मूवमेंट एक्चुअल में क्या कर रही है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग आया है उसको यूट्रस के टुवर्ड्स भेजेंगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये एग है मेरा, ठीक है, ये एग है, और इस एग को ये ऐसे ऐसे धक्का देती है। ठीक है, क्यों? ताकि ये एग इजीली यूट्रस की तरफ चला जाए, और इसी मूवमेंट को मैंने क्या बोल दिया? पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज हमने बात करनी थी फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हम जो बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब से थोड़ा सा आगे आ जाओ, यूट्रस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमें बात करनी है किसके बारे में? यूट्रस के बारे में। अब देखो दोबारा से मैं यूट्रस बनाऊंगी। अब देखो यूट्रस मैंने दोबारा से क्यों बनाया है बेटा? उसका रीजन है, रीजन ये है कि यूट्रस की ना कुछ वॉल होती है, ठीक है, जो आपको याद करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए याद रखना। ठीक है, और वो अगर वॉल आपको याद हो गई बेटा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वॉल्स के नाम को याद करना, क्योंकि ज्यादातर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही हमें मेन बताई जाती है, तो हमें लगता है कि सिर्फ यही मेन होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो यूट्रस में ये सबसे बाहर वाली जो बेटा वॉल होती है ना, ये वाली, इसको हमने क्या बोला है? पेरीमेट्रियम। ठीक है, अंदर वाली जहां पे मसल्स वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मस्कुलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ये है मायोमेट्रियम। बेटा इन्हीं की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस हो पाती है मायोमेट्रियम की वजह से। मायो का मतलब ही क्या होता है? मसल्स। और जो अंदर ये जो डार्क वाला एरिया किया है ना मैंने, इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। बेटा एंडोमेट्रियम के टूटने से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम के टूटने से ही क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो ब्लीडिंग होती है ना वुमेन्स में, वो एक्चुअल में क्या है? एंडोमेट्रियम रप्चर हुई है। क्या रप्चर हुआ है? यानी क्या टूटा है? एंडोमेट्रियम टूटा है। ठीक है, अब देखो इसकी लोकेशन, अगर मैं बेटा इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन है, ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा बेटा? रेक्टम, यहां पे बिटवीन लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लोकेशन। अब इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर।
क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कि भाई जब एंडोमेट्रियम रप्चर होती है तो जो ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में से वो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और रप्चर होके क्या आ रहा है बाहर, एंडोमेट्रियम आ रहा है। वॉल्स यूट्रस की 3 होती हैं, बाहर वाली देखोगे पेरीमेट्रियम, अंदर जहां पे मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जाओगे तो उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ये हमने बात कर ली अपने यूट्रस के बारे में। ठीक है, सर्विक्स वगैरह के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे, वेजाइना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, अपने वेजाइना के बारे में बात करेंगे। अब देखो वेजाइना की सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे। वेजाइना की लोकेशन क्या है, वेजाइना की जो लोकेशन रहेगी वो क्या रहेगी, बिटवीन रेक्टम एंड यूरेथ्रा। ये कहां पे मिलेगा बेटा, यूरेथ्रा और रेक्टम के बीच में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है तो सबसे पहले वेजाइना ही वो पार्ट है जो पेनिस को रिसीव करता है। ठीक है, यानी जो इजैक्यूलेशन होती है, इजैक्यूलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो मेल इजैक्यूलेट करता है वो फीमेल के वेजाइना में ही करता है। यानी इजैक्यूलेशन कहाँ होती है, फीमेल के वेजाइना में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारा लास्ट पोर्शन बचा है जो कि है वल्वा। अब हम बात करेंगे बेटा वल्वा के बारे में। अब वल्वा के स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा हम। बेटा बाहर वाले को क्या बोलते हैं, वल्वा के जो बाहर वाला होता है लिप्स के लिए लगाते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ वैसे ही दिख रहा है, तो लैबिया, और बाहर की तरफ है तो बड़ा होगा इसलिए लैबिया मेजोरा। सेम अंदर वाली लेयर का भी हम ऐसे ही नाम लिखेंगे, बट ये बाहर की ओर थी, बड़ी थी तो मेजोरा, अंदर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, माइनोरा, लैबिया माइनोरा। अब बेटा ये जो ऊपर जैसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसका नाम क्या होगा, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को बेटा हमने किससे कंपेयर किया है, क्लाइटोरिस को हमने कंपेयर किया है पेनिस के साथ, क्योंकि जैसे सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी पे मेल का पेनिस इरेक्ट हो जाता है यानी हार्ड हो जाता है, ऐसे ही फीमेल में क्लाइटोरिस का बताया गया है कि क्लाइटोरिस सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, या बोल सकते हैं कि सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी पे ये भी हल्का सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका कंपेयर हमने पेनिस के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट पे ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है बेटा, ये क्या है, ये एक ओपनिंग है। ठीक है, कौन सी ओपनिंग है, ये है बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन पास होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, या फिर इसी को ओपनिंग की जगह एक वर्ड यूज करते हैं बेटा हम, ऑरिफाइस, यूरेथ्रल ऑरिफाइस। और ये वाला जो दिख रहा है बेटा ये क्या है, ये है आपका वेजाइनल ऑरिफाइस, यानी ये भी, ये किसकी ओपनिंग है, ये वेजाइना की ओपनिंग है। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर मैंने अंदर एक लेयर जैसी बनाई हुई है बेटा, ये क्या है, ये एक्चुअली में हाइमन है। ठीक है, हाइमन को पहले के टाइम पे बोला जाता था वर्जिन नॉट, आज तक ऐसा अब हम कोई कंसीडर नहीं करते क्योंकि फीमेल बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो करे, जिसकी वजह से हाइमन क्या एक तरह का टिश्यू है जो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से वर्जिन नॉट जैसा वर्ड जो हम पहले सोचते थे ऐसा कुछ भी आजकल हम इसके साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, जो मैंने ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाए बेटा, ये क्या है, ये है बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। अब बेटा बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है, पहले इसको ध्यान से यहीं पे समझ ले। वैसे तो ये एक एसेसरी ग्लैंड का पार्ट है, बट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बार्थोलिन कहाँ पर होता है। बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है बेटा, म्यूकस रिलीज करना। ठीक है, वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में, वेस्टिब्यूल कौन सा है बेटा, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक है, या वेस्टिबुलाई भी बोल सकते हैं। ये वेस्टिब्यूल क्या होता है बेटा, वेस्टिब्यूल का काम क्या होगा आपका, वेस्टिब्यूल एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक स्पेस है प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा, उसके बाद क्या बात करेंगे हम, यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो क्या करेगा, अपनी सेक्रीशन रिलीज करना शुरू करेगा, और जैसे ही सेक्रीशन रिलीज होगी बेटा ये पूरे वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में फैल जाएगी। सेक्रीशन क्या होगी बेटा, एक टाइप का म्यूकस होगा।
ठीक है। और ये म्यूकस का काम क्या होगा बेटा कि जब भी फीमेल कॉपुलेट यानी कॉपुलेशन हो रहा हो मेल और फीमेल में, ठीक है, या फिर इंटरकोर्स हो रहा हो, उस ड्यूरेशन में जब पेनिस क्या है, जब भी पेनिस इजैकुलेशन करेगा उससे पहले जो कॉपुलेशन होगी उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत स्मूथ हो इसी वजह से, और किसी तरह की इन्फ्लामेशन वगैरह ना हो, ठीक है, इसीलिए ये म्यूकस बार्टोलिन ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है। ऑरिफाइस की स्पेलिंग में बेटा यहाँ पे एक सिंगल एफ आता है, ऑरिफाइस, ठीक है। ये था हमारा वल्वा का स्ट्रक्चर। अब कुछ एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं जो मेल और फीमेल में हम कंपेयर करते हैं कि भाई सिमिलर काम करते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, होमोलोगस ऑर्गन, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या था, होमोलोगस ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो मेल में क्या, पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मेल एंड फीमेल, है ना, तो लिखने में इजी रहेगा, मेल फीमेल। मेल में क्या थी बेटा, टेस्टिस, फीमेल में क्या थी बेटा, ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे अगर हम बात करें, मेल के पास क्या होता है, मेल के पास होता है स्क्रोटम, फीमेल के पास क्या है, लैबिया मेजोरा। उसके बाद मेल के पास क्या होती है, वास डिफरेंस, फीमेल के पास क्या होती है, फलोपियन ट्यूब। और एक तो अभी मैंने बता ही दिया है, कौन सा, मेल में क्या होता है बेटा, मेल में होता है पेनिस, ठीक है, इरेक्शन वगैरह, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी के लिए। फीमेल के पास क्या है, क्लाइटोरिस। तो बेटा ये था हमारे होमोलोगस ऑर्गन्स और वल्वा का स्ट्रक्चर। बेटा एक एसेसरी ग्लैंड मैंने आपको वल्वा में बता दिया जिसका नाम था बार्थोलिन ग्लैंड। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरा जो मेरा ग्लैंड है बेटा उसको मैं बोलूंगी मेमरी ग्लैंड। अब यहाँ पे इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज सुन लो, होता ये मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है, होता ये मेल और फीमेल दोनों में है, बट मेल में ये फंक्शनल नहीं है, इसीलिए मेल में जो मेमरी ग्लैंड है वो किस चीज का एग्जाम्पल होगा बेटा, वो होगा वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल, ठीक है। फीमेल में सबको पता है, हम कभी ना कभी अपनी मम्मी से लैक्टेट करते थे यानी मिल्क सक करते थे, ठीक है, उनके मेमरी ग्लैंड से, तो ये सबको पता है कि भाई फीमेल में तो ये फंक्शनल है, ठीक है। जैसे हमारी प्यूबर्टी अटेन करती है ना बेटा, तो धीरे धीरे आपकी जो ब्रेस्ट का मतलब फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट में ही, ब्रेस्ट को ही आप बोल सकते हो मेमरी ग्लैंड, ठीक है, यानी ब्रेस्ट में ही मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मेमरी ग्लैंड के बीच सेंटर पे ना बेटा ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, इसको आप बोलते हो बेटा निपल, ठीक है, क्या बोलोगे, निपल, जहां से हम अपना मिल्क सक करते थे मदर के मेमरी ग्लैंड से, ठीक है, तो निपल। और निपल के अराउंड ना बेटा एक पिंक कलर का एरिया होता है, ठीक है, निपल के अराउंड एक पिंक कलर का एरिया होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोल दोगे, एरियोला, क्या बोलोगे, एरियोला, क्या बोल दोगे, एरियोला। इस चीज को याद रखना है कि मेल में ये मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट तो होते हैं बट फंक्शनल नहीं है, इसीलिए किसका एग्जांपल होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन का। फीमेल में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद मेमरी ग्लैंड का जो पॉइंटेड वाला बीच वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला, उसको हम बोलते हैं निपल, और निपल के अराउंड पिंक कलर की बेटा कोई एरिया और लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एरियोला, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फीमेल के ओवम के बारे में, यानी एग के बारे में बात कर लो या फिर ओवम बोल लो उसको, ठीक है, या oocyte भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एग बेटा जो होता है वो किसी भी नॉर्मल बॉडी सेल से बड़ा होता है, ठीक है, यानी बॉडी की कोई भी सेल ले लो उससे हमेशा बड़ा ही दिखेगा। अब देखो हमने यहाँ पे ऑल ओवर 3 मेम्ब्रेन्स बनाई है। पहली बाहर वाली, बेटा बाहर से बात कर रही हूँ, बाहर वाली को बोलोगे क्या, ये जो बाहर मैंने देखने में ऐसा लग रहा है कुछ पत्थर के टुकड़े जैसे हैं, ठीक है, ये वाली बाहर वाली को आप क्या बोलोगे बेटा, इस लेयर को बोलोगे आप कोरोना रेडिएटा, क्या बोलोगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये वाली कैसी स्ट्रक्चर, ये वाली कैसी बेटा होती है, ये सेल्यूलर होती है, ठीक है, ये वाली लेयर कैसी होती है, सेल्यूलर, यानी आउटर लेयर का नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा,
और ये कैसी होती है, सेल्यूलर। अब इसके अंदर वाली आ जाओ जरा, ये वाली की बात कर रही हूं बेटा मैं। ये कौन सी है, ये है जोना पेलिसिडा। ठीक है, क्या नाम है इसका, जोना पेलिसिडा। ठीक है, अब यहाँ पे ना लिख के मैं अंदर लिख दे रही हूँ, ठीक है, बस समझ जाना। यहाँ मैंने इसलिए बताया था कि तुम्हें पूरी उसकी लोकेशन याद हो जाए। ठीक है, ये वाली जो दिख रही है बेटा, इसको तुमने क्या बोला है, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। अब यहाँ पे अगर ये सेल्यूलर थी बेटा, अंदर वाली कैसी होती है, नॉन सेल्यूलर। और कैसी होती है ये, नॉन सेल्यूलर के साथ साथ बेटा ये होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। ध्यान रखना, आउटर लेयर का क्या नाम रखा मैंने, कोरोना रेडिएटा। कैसी होती है, सेल्यूलर। इसकी कोरोना रेडिएटा से जब तुम अंदर आए बेटा, कौन सी होगी, जोना पेल्यूसिडा। कैसी होती है, एक तो नॉन सेल्यूलर है और ट्रांसपेरेंट है दिखने में। अब आ जाए अंदर वाली के बारे में, यानी मैं बात कर रही हूं इसके बारे में। ये कौन सी होगी बेटा, इस वाली का नाम क्या हो जाएगा, इसको बेटा आप बुला सकते हो उलेमा। ठीक है, या फिर इसी को क्या बुला बुला सकते हो, विटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बुला सकते हो, वेटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद क्या है, अगर ये कोई सेल है तो इसके अंदर कोई लिक्विड जैसा भी होगा। ठीक है, कोई लिक्विड जैसा भी फिल होगा, उसको आप क्या बोलोगे, यहां लिख लो, ओप्लाज्म। क्या बोलोगे उसको, ओप्लाज्म। क्या बोलोगे, ओप्लाज्म। जैसे हम सेल में किसी भी लिक्विड को भरे हुए होते तो हम कहते हैं साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, इसी को आपने क्या बोला है, इसी को आपको बोलना है ओप्लाज्म। ठीक है, इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे। आगे देखो, यहां डबल एम कर लो, ऊलेम। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ सेंटर में बनते हैं। ठीक है, अब इसको ये क्या दिखाने की कोशिश की है बेटा, ये है फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको हम बोलेंगे फीमेल प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलेंगे, फीमेल प्रो न्यूक्लियस। तो बेटा जो एक फीमेल का ओवम या एग है ना, वो ऐसा ही दिखता है। बाहर वाली लेयर कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कैसी है, सेल्यूलर। उसके अंदर आओगे, क्या देखने को मिला, उसके अंदर वाली लेयर का नाम क्या हो जाएगा, जोना पेल्यूसिडा। ये नॉन सेल्यूलर है और ट्रांसपेरेंट है दिखने में। जब उसके अंदर आओगे तो उसी को आपने क्या बोल दिया, उलेमा बोल दो, या फिर उसको आपने क्या बोल दिया, विटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब उसके अंदर आपने क्या देखा कि भाई किसी टाइप का कुछ लिक्विड कंटेंट भरा है, उसको आपने क्या बोल दिया, ओप्लाज्म। क्या बोलोगे उसको, ओप्लाज्म। और बेटा न्यूक्लियस तो हर सेल में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल प्रो न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब देखो, एक टर्म यूज होता है अलासिथल। क्या वर्ड यूज होता है, अलासिथल। अलासिथल का मीनिंग क्या होता है बेटा, अलासिथल का मीनिंग होता है एक ऐसा एग जिसमें या तो योग कम होगा, बहुत कम होगा, या फिर योग होगा ही नहीं। ठीक है, और उसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको बनाकर दिखा चुकी हूं, जो है ओवम। क्या होगा, जिसका नाम है ओवम। ठीक है, याद रखना, एक वर्ड है अलासिथल, याद रखोगे इस टर्म को क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलासिथल का मीनिंग क्या है, एक ऐसा एग जिसके अंदर या तो बहुत कम योग होगा या फिर योग प्रेजेंट ही नहीं होगा। एग्जाम्पल में क्या बताओगे, ओवम। क्योंकि बेटा ये टर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेट कर जाता है, इसीलिए मैंने ये टर्म बताने की कोशिश की है यहाँ पे। इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। ठीक है, प्यूबर्टी दोनों में आती है बेटा। ठीक है, प्यूबर्टी दोनों में आएगी, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगी मेल में क्या चेंजेस होते हैं, और यहाँ लिखूंगी मैं कि फीमेल में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, मेल में जो पहला चेंज होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, मेल में जो पहला चेंज होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, लिख लेते हैं सीधा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल में क्या शुरू हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा कह लो या फिर ओवम कह लो। ठीक है, यानी एग का काम हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा,
फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, यानी यहाँ पे सीमेन भी बनना शुरू हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन बिगिंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगेगी यानी ओव्यूलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात करेंगे, थर्ड, यहाँ पे क्या होने लगेगा बेटा, बियर्ड एंड मुस्टेच डेवलप। ठीक है, दाढ़ी मूछ आने लगेगी, ठीक है, डेवलप। इधर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और ब्रेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेल में जो गर्डल होते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल और नीचे वाले को होता है बेटा पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो मेल में ना ये बोलते हैं ना छाती चौड़ी होती है। ठीक है, यानी कौन सा गर्डल बढ़ जाता है, ब्रॉड हो जाता है, यानी ब्रॉडनिंग ऑफ चेस्ट जिसे हम कहते हैं, किसकी वजह से होता है, पेक्टोरल गर्डल ब्रॉडनिंग। और इधर क्या हो जाएगा, DENING कर लो, और इधर क्या हो जाएगा, पेल्विक गर्डल ब्रॉडनिंग। नेक्स्ट और क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स, और यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी सेम बेटा, दोनों में ये चीजें कॉमन है, प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, प्यूबिक हेयर्स दोनों में आएंगे। तो बेटा ये कुछ मोस्ट कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, एक विजिबिलिटी ऑफ एडम्स एप्पल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई पिच्ड वॉइस। ठीक है, ये कुछ मोस्ट कॉमन चेंजेस हैं बेटा जो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मेल और फीमेल्स में होते हैं। पहला क्या है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे अगर स्पर्म इधर बन रहा है तो इधर क्या बनेगा, ओवा या फिर ओवम। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ सीमेन, यहाँ सीमेन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओव्यूलेशन होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट बियर्ड एंड मुस्टेचेस डेवलप, यानी कि दाढ़ी और मूछें आने लगेंगी। इधर क्या होगा, डेवलपमेंट या फिर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, अब इधर आ जाओ, पेक्टोरल गर्डल, यानी कि क्या है, मेल में ये वाला छाती वाला एरिया ज्यादा होता है, इसलिए हमने बोल दिया है पेक्टोरल गर्डल ब्रॉड हो जाएगा। इधर क्या है, फीमेल्स में नीचे वाला होता है यानी पेल्विक गर्डल ब्रॉड रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, प्यूबिक हेयर्स बेटा दोनों में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि हेयर्स इन द अंडर आर्म्स, ठीक है, या फिर जितना ये जो जेनाइटल एरिया वाला होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हेयर। दूसरा नेक्स्ट वाला क्या है, विजिबिलिटी ऑफ एडम्स एप्पल। देखो मेल में क्या होता है ना बेटा, यहाँ पे ना जिसको हम वॉइस बॉक्स में बोलते हैं एडम्स एप्पल, ये मेल्स में विजिबल होने लगता है। अगर ना यकीन हो तो आप अपने पापा वगैरह का देखिएगा, ये एडम्स एप्पल बाहर होता है, जबकि फीमेल की हाई पिच्ड वॉइस होती है, उनका एडम्स एप्पल नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट कॉमन चेंजेस है प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में दोनों लोगों में। अब बात करेंगे बेटा हम किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है बेटा, पहले हम वो बात करते हैं। देखो फीमेल की बॉडी ना हर महीने क्या करती है, अपने यूट्रस को प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है यानी एग कैसा रह जाता है, अनफर्टिलाइज्ड, तब क्या होगा बेटा,
तब यही जो एंडोमेट्रियम होती है यानी यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है बेटा, ये शेड होना शुरू हो जाती है और इसके रिजल्ट में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है बेटा, जब एंडोमेट्रियम शेड होती है तो ब्लड वेसल्स वगैरह भी रप्चर होती है बेटा, जिसमें कि क्या होता है, ब्लड के साथ म्यूकस और कुछ अदर चीजों का डिस्चार्ज एक साथ होता है। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला है, मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि भाई फीमेल की बॉडी बेटा हर महीने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, यानी यूट्रस प्रिपेयर होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, यानी एग कैसा रह जाता है, अनफर्टिलाइज, तो फिर क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम बेचारी शेड होके बॉडी से बाहर जाती है, जो रिजल्ट है मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है। तो बेटा ये बेसिकली दो स्टेज है, एक जब यहाँ पे शुरू होगी और एक जब खत्म होगी। देखो जब शुरू होती है तो बेटा कब है, फीमेल में 12 से 13 साल में प्यूबर्टी हिट करती है, और जब प्यूबर्टी हिट करेगी बेटा तो वहां पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना शुरू हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, उसको हमने बोलना शुरू किया मेनार्च। ठीक है, कब से कब तक है, आपके 12 टू या 12 और कर लो, 12 और 13 ईयर्स। ठीक है, जब फीमेल 12 या 13 साल की होगी तब प्यूबर्टी हिट करेगी। ठीक है, और उस टाइम पे फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जिसको हमने बोला है मेनार्च। क्या कंडीशन हो अगर वो बंद हो जाए, तो जब बेटा बंद होगी तो आपने उसको क्या बोला है, मेनोपॉज। क्या बोला है, मेनोपॉज। कौन से साल में होगा, क्या एज होनी चाहिए, 40 टू 50 ईयर्स होती है बेटा। ठीक है, 40 टू 50 ईयर्स यानी 40 से या 50 साल में तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी तब तुम ओव्यूलेट नहीं करोगी। ठीक है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, और इसी को आपने क्या बोल दिया, मेनोपॉज। अब सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी कंडीशन है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा वो एब्सेंट हो जाएगी। कौन सी कंडीशन है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएंगी। पहली कंडीशन बिफोर प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी हिट नहीं की है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। दूसरी, इन प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो भी यानी एंडोमेट्रियम शेड नहीं होगी, क्योंकि बेबी को बनाए रखने के लिए, बेबी को सपोर्ट देने के लिए एंडोमेट्रियम का होना जरूरी है, तो प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। और एक कब होगा, आफ्टर मेनोपॉज, यानी जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा, यानी जब आप 40 से 50 साल में होगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, यानी मेनोपॉज आ जाएगा। समझ आया, तो ये वो कंडीशन है बेटा जहां पे आपको ऐसा लगता है कि भाई कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं सकता। इन तीन कंडीशंस के अलावा बेटा क्या होगा, इन तीन कंडीशंस के अलावा आपका क्या हो, या फिर इसमें लिख लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई कौन से टाइम से कौन से टाइम तक नहीं आएगी। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको नहीं आएगा। इन तीन कंडीशंस के अलावा बेटा ऐसी कोई, मतलब नॉर्मल फीमेल की बात करिए, ऐसी और कोई कंडीशन नहीं है जहां मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए। ठीक है, तो बता दिया मेनार्च, मेनोपॉज क्या होता है, कौन से कब प्यूबर्टी हिट करेगी, कब मेनोपॉज आएगा वो भी बता दिया, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी वो भी बता दिया, मेंस्ट्रुएशन क्या है, कौन सी वॉल यूट्रस की शेड होगी, ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फीमेल की यूट्रस या फिर ओवरी में, उसको समझेंगे बेटा हम एक ग्राफ के थ्रू। अब बेटा ये मार्किंग्स मैंने क्यों की है, पहले इतना समझ लो। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है, ज्यादातर फीमेल्स में 28 डेज का चलता है, तो हम 28 दिन लेंगे। ठीक है, बाकी किसी का 30 या 35 डेज तक भी एक्सटेंड हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जनरली हम 28 लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक फीमेल इमेजिन की है जिसमें 28 डेज का उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, उसके ड्यूरेशन में क्या क्या चेंज आएंगे उसके यूट्रस में। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चेंज आएंगे उसकी ओवरी में, फिर कौन से हॉर्मोन्स निकलेंगे ओवरी से। ठीक है, और कौन से हॉर्मोन्स निकलेंगे तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी से। बेटा जिसको ये नाम नया लग रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी, बस ऐसा समझ लेना बेटा
कि ये एक ग्लैंड होता है, ठीक है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके ये हॉर्मोन्स निकालता है कुछ, ठीक है, जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने में और रेगुलेट करने में काम आते हैं। अभी बस हमें इतना ध्यान रखना है, बाकी जब मैं एंडोक्राइन वाला सिस्टम पढ़ाऊंगी तो उसमें ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से ग्लैंड के बारे में और क्यों बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ग्राफ बना के देखेंगे कि भाई कौन सा हार्मोन है जो बढ़ रहा है, कौन सा हार्मोन है जो घट रहा है, उनके बारे में। अब इधर देखो, 1 से 5 दिन, ठीक है, फीमेल में जो मेंसेस चलते हैं यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 3 से 5 दिन का होता है नॉर्मली, 3 से 5 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एंडोमेट्रियम थी बनी हुई और यहाँ धीरे 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 करके वो शेड हो जाएगी, ठीक है। 1 से 5, यहीं पे बेटा मैं फेजेस बताती जा रही, ठीक है। 1 से 5, यहां मैंने क्या ले लिया बेटा, इस वाले फेज को मैं क्या बोलूंगी, इस वाले फेज को बोलूंगी मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब यहाँ देखो, चेंज इन ओवरी, सॉरी यहाँ पे नीचे बनाना चाहिए था, मैंने ऊपर बना दिया। अब इधर देखो, ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, याद करो हमने बात की थी फॉलिकल्स के बारे में, ठीक है। यहां मैंने एक ही फॉलिकल बनाया, ठीक है, इसको मैंने पीएफ के नाम से लिख दिया, समझ जाइएगा, प्राइमरी फॉलिकल की बात कर रही हूँ, ठीक है। चेंज इन ओवरी क्या बना है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, ठीक है। अभी कुछ नहीं, पहले हम इसके बारे में रिवाइज करना शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता था बेटा, ये क्या था बेटा मेरा, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से आगे आ जाओ, इसको क्या नाम दिया था बेटा मैंने, टर्शरी फॉलिकल नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। उसके बाद ये क्या रहेगा बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो, ग्राफियन फॉलिकल के बाद मैंने बताया था, ग्राफियन फॉलिकल फटता है तब वहां से निकलता है क्या, ओवम निकलता है, बताया था ये चीज मैंने, ठीक है। ये ओवम है आपका, ठीक है, यानी oocyte या एग जिसको आप बोल रहे हो। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि जब ओवम निकल जाता है तो कुछ वैसा आउटर कवरिंग या चिक्कल जैसा स्ट्रक्चर बचता है बेटा, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, आगे जाएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्यों, डीजेनरेट होता जाएगा, ठीक है, डीजेनरेट होता जाएगा। इतनी चीजें याद आई कि हमने ये पढ़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल आपका एक हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है जिसको हमने क्या बोला है, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या है बेटा, यहाँ पे तो मेंटेन रहेगा, बट कहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल बेटा मेच्योर होने लगेगा तो ये यहाँ से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और कहाँ पे पीक दिखाएगा बेटा, बेटा इसकी दो जगह पीक आएगी, ठीक है, दो जगह पीक आएगी, कहां कहां पे, एक जब ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो जाएगा, और दूसरा जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम दो हार्मोन रिलीज कर रहा था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन है जिसकी दो पीक बनती है, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो प्रोजेस्टेरोन की बारी आई। अब देखो यहाँ पे बेटा प्रोजेस्टेरोन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हमारा नीचे ही रहेगा। अब देखो, जहां पे बेटा ल्यूटियम है, एक मिनट, हाँ, जहां पे ल्यूटियम है बेटा वहीं पे मैंने प्रोजेस्टेरॉन निकाला है, क्यों, क्योंकि बेटा ल्यूटियम का अभी मैंने बताया दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ, याद रखना, ब्लैक से मैंने क्या दिखाया है, एस्ट्रोजन दिखाया है, और रेड वाले से क्या दिखाया है बेटा मैंने,
प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा? पहला हार्मोन निकलेगा एफएसएच। एक मिनट। ठीक है, ये वाला जो हार्मोन दिखाया है मैंने ये कौन सा है? एफएसएच। एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो यहां से एलएच भी आएगा बेटा। ठीक है, ब्लैक वाले को मैंने क्या दिखाया है? एलएच, यानी ये है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब देखो दोबारा से एक बार इसको समझ लो, उसके बाद हम फेजेस लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन से है? जनरली फीमेल में 28 दिन का हम मेंस्ट्रुअल साइकिल लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चेंज इन ओवरी तो मैंने बता दिया है कि आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा बेटा, ये वाला नहीं आपका ऊपर आएगा, सॉरी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को यही मेंटेन कर रहा है ना, एलएच। एक, ठीक है बेटा। अब ये देखो 28 दिन का साइकिल हमने लिया था। ओवरी में जितने भी डेवलपमेंट है मैंने बता दिए थे, यानी डेवलपिंग फॉलिकल की बात की थी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, यहाँ पे हो गया ओव्यूलेशन। ठीक है, तो 14th डे को आप क्या लिख लोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही हम 13th डे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साथ साथ में फेजेस भी मेंशन कर रही हूँ बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। 1 से 5 में फीमेल मेंस्ट्रुएशन में होती है, मैंने लिख दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब यहाँ वाला जो फेज रहेगा यानी 5 के बाद से 14 तक, ठीक है, यहां तक ले लो, इसको मैंने क्या बोला है? ये पूरा इतना फेज 5 से लेके 12 तक का जो फेज रहेगा वो कौन सा फेज रहेगा बेटा? वो रहेगा फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज लिख लो, यानी इस और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होगा? एंडोमेट्रियम मोटी होना शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज, एंडोमेट्रियम मोटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज रहेगा। अब यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, अब देखो प्रोलिफरेटिव फेज है, उसके बाद से देखो 13th और 14th इन दोनों दिनों को आप क्या लिख सकते हो बेटा? ये रहा, एक मिनट, ओव्यूलेटरी फेज। क्यों ओव्यूलेटरी फेज बोला? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेटरी क्यों बोला? क्योंकि होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे डबल एल कर लो, फॉलिकुलर। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन। अब जो जितना बेटा यहाँ वाला फेज है इसको आप क्या बोलोगे? एक मिनट, ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। क्या बोलोगे इसको? ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज। अब देखो ध्यान से, 1 से 5 में तो आपको क्या होगा? 1 से 5 में मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, इस वजह से हमने बोल दिया मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? फॉलिकुलर फेज। क्यों? फॉलिकल्स डेवलप हो रहे थे ना आपके, ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट की बात की थी ना हमने, तो फॉलिकुलर फेज। फिर 13th और 14th पे देखो एस्ट्रोजन ने पीक लगाई। ठीक है, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में बेटा दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से? एक है एलएच और दूसरा है आपका एफएसएच। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज और समझाना चाहूंगी कि जो मेरा ये एस्ट्रोजन है बेटा, ठीक है, ये जाके आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को कमांड देता है कि भैया एलएच और एफएसएच निकालो। क्यों? क्योंकि मुझे फॉलिकल्स को डेवलप कराना। ठीक है, इसको क्या बोला बेटा? जब एक हार्मोन दूसरे ग्लैंड को जाके बोलता है कि भाई अपनी सेक्रेशन स्टिमुलेट करो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर वो बंद करा दे वही सेम हार्मोन की भैया आप मुझे नहीं चाहिए, बंद करा दो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा?
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब एस्ट्रोजन ने बनना शुरू किया तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? एलएच, पहले एफएसएच को देख लो। एफएसएच क्या हुआ? क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है तो यहाँ पे धीरे 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 उसने फॉलिकल्स को डेवलप कराना शुरू करा। और यहाँ पे क्या होगा? एफएसएच क्या है, एलएच क्या है, धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया। एलएच क्यों? पहले इसको थोड़ा अच्छे से बना, ठीक है। एलएच ने क्या किया बेटा? एलएच ने अल्टीमेटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो तुमको बनाना था ना, तो उसी लिए उसने क्या कर दिया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया? कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप कराना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो, एक एस्ट्रोजन की पीक या बेटा मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी इसलिए एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हारे फॉलिकल ने स्टिमुलेट करके छोड़ दिया है, ठीक है। फॉलिकल ने तुम्हारे इसको जितना, सॉरी, एफएसएच ने फॉलिकल को स्टिमुलेट करके छोड़ दिया। अब क्या है बेटा? एलएच और एफएसएच दोनों सपोर्टिंग रोल में रहकर आपके फॉलिकल्स को डेवलप करा रहे हैं, मैच्योर करा रहे हैं, ठीक है। एक चीज और है, शायद यहाँ पे ना पीक दिखेगी नहीं आपकी बोर्ड में, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ने यही पे पीक मारी बेटा जहां पे एस्ट्रोजन ने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई एस्ट्रोजन अगर आएगा तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में, अगर एस्ट्रोजन पीक बना रहा है तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में मैं भी पीक बनाऊंगा। तो जैसे एस्ट्रोजन ने पीक बनाई, फटाफट इन दोनों ने भी बेटा क्या कर ली? पीक बना ली। समझ आया? यानी एक पीक तो यहाँ एस्ट्रोजन की बन गई और यहीं पे हमने बना ली। अब देखो, एस्ट्रोजन की दूसरी पीक कहाँ पे आएगी बेटा? जहां पे तुम्हारा ल्यूटिनाइ वो बना था, कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों? ल्यूटियम दो हार्मोन्स निकाल रहा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम तो था आपके एंडो में वो उसको मेंटेन करना, ठीक है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करना, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम रहेगा बेटा? प्रोजेस्टेरोन का काम है आपकी एंडोमेट्रियम को बनाए रखना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। तो यहाँ मैंने प्रोजेस्टेरोन का अगर काम बताया है तो अब ये भी तो देखोगे कि यहाँ पे ये बननी, मोटी होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और धीरे धीरे करके फिर से बेटा वही चीज आनी शुरू हो जाएगी कि 28 दिन के बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाएगा। यानी दोबारा से कौन सा फेज रिपीट होने लगेगा? मेंस्ट्रुअल फेज रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो दोनों सपोर्टिंग रोल में चल रहे हैं। और जैसे ही फिर से इधर मेंस्ट्रुअल शुरू होगा बेटा, फिर दोबारा कौन आ जाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों? दोबारा से फॉलिकल डेवलप कराना होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने समझ लिया है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ को। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जैक्टली क्या है ना, बिल्कुल बुक में तुम्हारा दिया हुआ है बना के और मैं हाथ से बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना कि थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। और एक चीज सुनो, पॉजिटिव फीडबैक तो मैंने बता दिया था। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ जाएगा? जब यहाँ पे एस्ट्रोजन की पीक, ये जो एस्ट्रोजन ये वाला बता रही थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। ये ऐसे याद कर लो, ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। और जब यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या दे देगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि भाई अब बनाना बंद करो एलएच और एफएसएच को, क्योंकि मुझे क्या करना है? अब मुझे धीरे धीरे करके एंडोमेट्रियम को अपने वो शेडिंग वाले पार्ट पे ले जाना है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे दोबारा से चलाना है 28 दिन के बाद। समझ आया बेटा? अब बहुत ध्यान से क्या करेंगे, हम दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब मैं पढ़ा दूंगी तो आप दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिवाइज करेंगे, क्योंकि बेटा ये ग्राफ बहुत टफ है, एक बार में किसी को समझ में नहीं आता कि कौन से हार्मोन की पीक यहाँ पे 2 बार उठी है, कौन से हार्मोन की पीक 1 बार उठ रही है, कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में रिलीज हुए। तो बेटा ये सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई बता दो ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है। तो एज यू कैन सी 14 पे, ठीक है, 14 पे ओव्यूलेशन होता है, यानी ग्राफिक फॉलिकल से ओवम बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर हम यहाँ पे आधा, ऑलमोस्ट आधा कर चुके हैं, बस हमारा फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट बचा है। फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट क्योंकि वो इससे थोड़ा सा मैंने अलग करने की कोशिश की है, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ। एक में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया था, एक में आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया। अब हम आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन पे, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गिव योर लव टू बायोविस्टा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी ये हेल्प हो सके और बहुत अच्छा रिजल्ट देने की मैंने कोशिश की।